दोस्तों, आज हम एक ऐसी बेहतरीन फिल्म की बात करेंगे जो दशकों में केवल एक बार बनती है। आज हम बात करेंगे 2014 में आई साई-फाई एडवेंचर फिल्म इंटरस्टेलर के बारे में। इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर नाम की किताब में भी मिलती है। हालांकि मेरा एक्सप्लेनेशन इस किताब के एक्सप्लेनेशन से थोड़ा अलग है। दोस्तों, इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म है जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स के कई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे एक बार में समझ पाना ज़्यादातर दर्शकों के लिए नामुमकिन साबित हो जाता है। लेकिन अगर आप इस फिल्म के वेरियस प्लॉट्स और कॉन्सेप्ट को पहले से समझ कर देखेंगे, तब आपको इस फिल्म का असली स्टैंडर्ड समझ में आएगा। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपसे आपका पूरा अटेंशन मांगती है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरस्टेलर फिल्म के टाइम फ्रेम की बात करेंगे कि फिल्म में घट रही घटनाएं किस टाइम पीरियड में चल रही हैं। हालांकि फिल्म में टाइम पीरियड के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बतलाया गया है, लेकिन हाँ, फिल्म में वेरियस इवेंट्स के होने के समय के बारे में काफ़ी हिंट्स जरूर दिए गए हैं, जिसका एनालिसिस करके हम फिल्म के लगभग सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स के टाइम पीरियड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए हम फिल्म में घट रहे वेरियस इवेंट्स से जुड़े टाइम पीरियड को रिवील करते हैं और फिल्म में दिखाए जाने वाली ढेरों घटनाएं कौन कौन से साल में घट रही होंगी उसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि फिल्म की कहानी किस टाइम पीरियड में शुरू होती है। फिल्म में एक बार डोनाल्ड, जो कि कूपर का फादर इन लॉ यानी कि ससुर है, कहता है कि पहले अर्थ इतनी खराब जगह नहीं थी। जब वो बच्चा था तो हर दिन जैसे क्रिसमस हुआ करते थे। रोज कोई ना कोई नए गैजेट्स बनाए जा रहे थे, नए नए आइडियाज पैदा हो रहे थे। तब अर्थ के सभी 6 अरब लोग इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए इनके पीछे भागा करते थे। इस स्टेटमेंट से हमें डोनाल्ड की उम्र और फिल्म के प्रेजेंट टाइम पीरियड का अंदाजा लग सकता है। दोस्तों, आज दुनिया की आबादी करीब 7.5 से 8 अरब के बीच में है। दुनिया की आबादी 1999 में पहली बार 6 अरब के आंकड़े को पार करती है और 2011 में 7 अरब के आंकड़े को पार कर जाती है। यानी डोनाल्ड जिस 6 अरब आबादी की बात कर रहा है, वो समय 1999 से 2011 के बीच का कोई समय होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि ये समय 2005 का समय है। हमने यहाँ पर दोनों ही साल 1999 और 2011 के बीच का एक एवरेज ईयर 2005 अज्यूम कर लिया है। हमने मान लिया है कि 2005 ही वो समय रहा होगा जब डोनाल्ड बच्चा था और तब दुनिया में नए नए गैजेट्स और आइडियाज जन्म ले रहे थे। अब मान लेते हैं कि 2005 में डोनाल्ड 10 साल के आसपास का रहा होगा, क्योंकि उसे उस समय की बातें अब तक याद हैं। अगर वो 5 साल या उससे छोटी उम्र का होता तो उसे इतने छोटे समय की बातें शायद याद ना रही होती, और ना ही वो 15 साल के आसपास का रहा होगा। अगर वो 15 साल के आसपास का होता तो वो स्टेटमेंट में ये कहता कि तब वो टीनेजर था। इसलिए मैंने यहाँ पर मान लिया है कि डोनाल्ड तब 10 साल का रहा होगा। 2005 में डोनाल्ड 10 साल का था। इसका मतलब है कि वो 1995 के आसपास पैदा हुआ होगा। अब अगर मान लिया जाए कि डोनाल्ड 30 साल का रहा होगा जब उसे एक बेटी पैदा हुई होगी, यानी वो समय 1995 + 30 = 2025 का समय रहा होगा। अगर डोनाल्ड की बेटी ने 25 साल की उम्र में कूपर से शादी की और उसी साल उससे उसकी पहली संतान टॉम पैदा हुई, तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब टॉम पैदा हुआ होगा तो कौन सा साल रहा होगा। हमें 2025 में और 25 साल जोड़ देना होगा, यानी ये साल 2050 है जब टॉम पैदा हुआ था। अब चूंकि मर्फ टॉम से 5 साल छोटी है, इसका मतलब है कि जब मर्फ पैदा हुई ये साल 2055 के आसपास का समय रहा होगा। अभी मर्फ 10 साल की है। इसका मतलब है कि फिल्म जिस टाइम पीरियड में चल रही है ये समय 2055 + 10 = 2065 के आसपास का समय है। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डेट निकाल लिया है। अब हम इस डेट को आधार मानकर
फिल्म के कई इवेंट्स का एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि किस साल दुनिया भर के स्पेस प्रोग्राम्स को रिसोर्सेज के अभाव में बंद कर दिया गया। जब कूपर को इंडियन एयरफोर्स का ड्रोन फील्ड के नज़दीक अनकंट्रोल्ड उड़ता हुआ दिखता है और वो उसके सिस्टम को हैक करके फील्ड में सेफली लैंड कराता है, तब कूपर अपने बच्चों को बतलाता है कि दिल्ली मिशन कंट्रोल भी नासा की ही तरह आज से 10 साल पहले बंद कर दी गई थी। हमने अभी अभी ये पता लगाया था कि मर्फ 10 साल की है और ये साल 2065 है। इसका मतलब है कि नासा स्पेस प्रोग्राम ऑफिशियली 2065-10 यानी साल 2055 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये वही साल था जब मर्फ पैदा हुई थी। हमें फिल्म में बाद में पता चलता है कि नासा को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, बल्कि सीक्रेटली नासा को चलाया जा रहा है। इसे सीक्रेटली इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि अब स्पेस प्रोग्राम पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। दुनिया की पहली प्रायोरिटी है कि फसल कैसे उगाए जाएं। दुनिया भर में फूड की शॉर्टेज है और मौसम में ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि धरती पर कुछ भी उगा पाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। अब केवल मक्के की फसल ही सरवाइव कर पाती है, लेकिन आने वाले समय में धूल भरी आंधी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि मक्के की फसल भी उगा पाना नामुमकिन हो जाएगा। अब जानते हैं कि लाजरस मिशन कब भेजा गया था। नासा से इंड्योरेंस मिशन भेजने से 10 साल पहले लाजरस मिशन भेजा गया था, यानी लाजरस मिशन भी उसी साल भेजा गया था जब मर्फ पैदा हुई थी। हो सकता है कि नासा को ऑफिशियली बंद करने से ठीक पहले लाजरस मिशन भेजा गया होगा। ये साल 2055 के आसपास का समय था। अब जानते हैं कि कूपर ने नासा के सीक्रेट बेस की खोज कब की और कब से ग्रेविटेशनल एनोमली अर्थ पर देखी जा रही है और वर्म होल कब अपीयर हुआ। तो फ्रेंड्स, कूपर ने नासा के सीक्रेट बेस की खोज साल 2065 में की थी। जब वो नासा के बेस में मर्फ के साथ था तो उसे बतलाया जाता है कि आज से करीब 50 साल पहले ग्रेविटेशनल एनोमली की शुरुआत हुई थी। यानी अर्थ में ग्रेविटेशनल एनोमली की शुरुआत 2065-50 = 2015 के आसपास होना शुरू हुई थी और इस एनोमली के 2 साल बाद यानी 2017 में सैटर्न ग्रह के पास एक वर्म होल अपीयर हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट इवेंट के बारे में जानते हैं कि इंड्योरेंस मिशन की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, ये साल 2065 था। 2065 वो समय था जब इंड्योरेंस मिशन की शुरुआत होती है और कूपर स्पेस में जाता है। यहाँ से सैटर्न तक पहुंचने में करीब 2 साल का समय उन्हें लगता है, यानी साल 2067 में वे सैटर्न पर पहुंचते हैं। इस समय कूपर करीब 42 साल का हो चुका है। इंड्योरेंस 2067 में वर्म होल में इंटर करता है और वर्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी में पहुंचता है। अब जानते हैं कि कूपर किस साल मिलर्स प्लैनेट में लैंड करता है और कब वहां से बाहर आता है। मिलर्स प्लैनेट एक ब्लैक होल गारगेंचुआ के बहुत नजदीक है, इसलिए उस प्लैनेट पर पहुंचने पर समय उनके लिए धीमा चलेगा, जबकि अर्थ में समय फास्ट चल रहा होगा। मिलर्स प्लैनेट में 1 घंटा अर्थ में 7 साल के बराबर होगी। जब कूपर मिलर्स प्लैनेट विजिट करता है तब साल 2067 का समय होता है, लेकिन जब वहां से वापस आता है तो अर्थ में करीब 23 साल और 4 महीने गुजर चुके होते हैं। यानी मिलर्स प्लैनेट से वापस आने पर अर्थ में 2067 + 23 = 2090 का समय हो चुका है, जबकि उनके लिए मिलर्स प्लैनेट में केवल 3 घंटे के आसपास का समय बीता है। इसके बाद वे साल 2091 में मैंस प्लैनेट पहुंचते हैं। मैंस प्लैनेट में समय अर्थ के इक्विवेलेंट ही चल रहा है। उन्हें मैंस प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 से 7 महीने का समय लगता है। फाइनली जब कूपर कूपर्स स्टेशन में जागता है तो उसे पता चलता है कि मर्फ ने अर्थ में ग्रेविटी को हार्नेस करने की तकनीक ढूंढ ली है और सैटर्न ग्रह के पास एक बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट बना दिया गया है, जहां हजारों लोग रह रहे हैं, जहां घर है, बेसबॉल के मैदान हैं, खेत हैं और वो सब कुछ है जो अर्थ में हुआ करते थे। जब वो अपनी बेटी के नाम पर बनाए गए कूपर्स स्टेशन में एक दुर्घटना के बाद जागता है तो उसे बतलाया जाता है कि उसे अर्थ से
मिशन पर गए हुए करीब 80 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि जब इंड्योरेंस मिशन की शुरुआत हुई थी तब साल 2065 का समय था और अब साल 2065 प्लस 80 इक्वल 2145 है। चलिए अब जानते हैं कि मर्फ कितने साल की है। जब कूपर वापस मर्फ से मिलता है तब मर्फ करीब 90 साल की हो चुकी होती है। जब कूपर इंड्योरेंस मिशन में गया था तब मर्फ 10 साल की थी और अब जब कूपर वापस आया है अर्थ में 80 साल बीत चुके हैं, यानी मर्फ टोटल 90 साल की हो चुकी है और कूपर की उम्र अर्थ के हिसाब से 124 साल के बराबर है, जो फिल्म में कंफर्म भी होती है। अब जानते हैं कि जब वो कूपर स्टेशन में जागता है तो असल में कितने साल का होता है। तो फ्रेंड्स, जब कूपर स्टेशन में जागता है तो उसे बतलाया जाता है कि अर्थ के हिसाब से वो 124 साल का है और उसे अर्थ से मिशन में गए हुए 80 साल बीत चुके हैं। जब कूपर मिशन में गया था तब वो 40 साल का था। इसका मतलब है कि जब मिशन से वो वापस आया है तो अभी असल में वो 44 साल का हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि कूपर ने ब्लैक होल गारगेंचुआ के करीब लगभग कितना समय बिताया होगा। तो फ्रेंड्स, उसने मिलर्स प्लानेट में करीब 3.5 घंटे का समय बिताया था, प्लस जब वो एडमंड्स प्लानेट जाने के क्रम में ब्लैक होल में गिरता है तब टेसरेक्ट में करीब 7 घंटे का समय बिताता है। यानी टोटल उसने ब्लैक होल गारगेंचुआ के करीब 11 घंटे का समय बिताया है। उसके ब्लैक होल के करीब रहते हुए अर्थ में करीब 76 ईयर बीत चुके हैं, जबकि बाकी के 4 साल उसके लिए अर्थ की ही तरह नॉर्मल गुजरे हैं। ये 4 साल मिशन को कंडक्ट करते हुए ब्लैक होल की ग्रेविटी से दूर उसने बिताए हैं। मिशन की शुरुआत में उसे अर्थ से सैटर्न तक जाने में 2 साल का समय लग गया था और वर्म होल की दूसरी तरफ मिशन को कंडक्ट करने में भी उसे करीब इतने ही साल का समय लगा होगा। यानी मिशन कंडक्ट करते हुए उसे टोटल 4 साल का समय लगा। लेकिन जब वो ब्लैक होल गारगेंचुआ के करीब रहा तब अर्थ के लिए 76 साल बीत गए थे। इस प्रकार टोटल उसे अर्थ से गए हुए 80 साल का समय हो गया। दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। मेरे ख्याल से हमने फिल्म के सभी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरस्टेलर फिल्म के 10 मेन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।